हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड लाउंज पे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर टू का पार्ट 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी के बारे में। तो हमारा आज का सेशन है लेक्चर 2 आइडेंटिफायर्स इन सी पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज भी बिल्कुल किसी नेचुरल लैंग्वेज की ही तरह है। जैसे हिंदी या इंग्लिश हम सीखते हैं, सी लैंग्वेज भी उसी तरह से हमें सीखनी है। नेचुरल लैंग्वेज दो इंसान के बीच के कम्युनिकेशन का जरिया है, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन और इंसान के बीच के कम्युनिकेशन का जरिया है। हालांकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इंसान मशीन से कहना चाहता है कि उसे क्या करना है, यानी भाषा माध्यम होती है विचारों को व्यक्त करने की। तो सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसमें हम अपने विचार मशीन को व्यक्त करेंगे। जब हमने हिंदी या इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था नर्सरी, प्रेप या केजी में, उस दौर में हमने सबसे पहले सीखा था लेटर्स, अल्फाबेट्स तथा हिंदी में वर्णमाला। बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज भी सीखना है, और सबसे पहले सीखना है बेसिक लेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये बेसिक लेटर कुछ और नहीं, वही सिंबल्स हैं जो हम अपने कीबोर्ड्स पर देखते हैं। ए से जेड तक लेटर्स, कैपिटल और स्मॉल दोनों में, 0 से 9 तक डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स। जब आपने बेसिक लेटर सीख लिया था, तो उसके बाद अगली क्लास में आपने सीखा होगा शब्द बनाना। हिंदी में हम शब्द बोलते थे, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते थे, सी लैंग्वेज में इसी को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स यानी आपके प्रोग्राम में बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, हर लाइंस में कुछ शब्द आप लिखते हैं, हर एक शब्द एक एक शब्द आइडेंटिफायर है। ये शब्द उनके मीनिंग के आधार पर, उनके काम करने के आधार पर कैटेगराइज किए गए हैं, और इन कई कैटेगरीज में से अभी हम सिर्फ 3 कैटेगरी की बात करेंगे, जो है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। अब जब हमने ये 3 चीजें पढ़ ली थी, तब हम ये मान के चलेंगे कि हमने शब्द बनाना सीख लिया है। कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स जब आपने पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको शब्द बनाना लगभग लगभग आ गया है। एक बार शब्द बनाना आ जाए तो अगली स्टेज आती है सेंटेंस बनाने की। इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में हम उसे वाक्य बोलते हैं, सी लैंग्वेज या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में समझने के लिहाज से जितनी भी लाइंस आप लिखते हैं, वो 4 में से कोई एक प्रकार की होती है। वो कौन सी है? तो इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं सी लैंग्वेज में, वो इन चारों में से किसी एक प्रकार की होती है। या तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, या फिर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और एक बार जब आप इंस्ट्रक्शन बनाना सीख जाते हैं, तो आप बनाने लग जाते हैं प्रोग्राम। तो जैसा मैंने कहा था, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में जानना। आइए अब जानते हैं व्हाट इज अ कांस्टेंट। तो एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की एक डेफिनेशन हमने मैथ्स, फिजिक्स में भी पढ़ी थी, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर के नजरिए से हम इसको जरा अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उसका एक ही मतलब होता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। अगर एटीएम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वो हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। अगर हम अपने मोबाइल फोन के फोन बुक की बात करें, जहां हम नाम और नंबर सेव करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर नाम और नंबर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन ही कांस्टेंट कहलाती है। तो कांस्टेंट बोलें, इंफॉर्मेशन बोलें, डेटा बोलें, सब एक ही बात है। कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, यानी जितनी तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उनको हमने समझने के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स। आप इस फिगर में यहां पे देख सकते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट्स एंड देयर कैटेगरीज। प्राइमरी कांस्टेंट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। और सेकेंडरी कांस्टेंट को जिन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर और एन्यूमरेटर। हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कांस्टेंट की कई कैटेगरीज हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट। एक ऐसा कांस्टेंट जो कि नंबर है
और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल -55, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। 25, 0 and so on. So the number which does not have point in it, that is called as integer constant. जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को तो हम मैनेज कर ही रहे होंगे। प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि जिस इंफॉर्मेशन को हम मैनेज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है, यानी उसका नेचर क्या है। जैसे हमको लगा कि हमें किसी व्यक्ति के एज को मैनेज करना है, तो एज क्या है? इंटीजर वैल्यू। तो अब हमें समझ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हमें जिस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है वो एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट या तो इंटीजर होगा, या रियल होगा, या कैरेक्टर होगा, या फिर सेकेंडरी कांस्टेंट्स में से कोई एक होगा। अब बात करते हैं रियल कांस्टेंट्स की। तो वो नंबर जिनमें पॉइंट लगा हुआ हो, जैसे 21.4, फिर आता है 3.56, फिर आता है -0.043, ये सभी रियल कांस्टेंट्स हैं। 3.0, अब कई लोग को ये लगता है कि पॉइंट के बाद 0 है तो इसमें और 3 में कोई फर्क ही नहीं है। मैथ्स के हिसाब से फर्क नहीं है, पर सी लैंग्वेज के अंदर में 3 लिखना और 3.0 लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि इसको हैंडल करने में अलग अलग कोड चलता है, अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। तो 3 अगर लिखेंगे तो कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट, और 3.0 लिखेंगे तो कहलाएगा रियल कांस्टेंट। अब आइए तीसरे टाइप की बात करते हैं, जो कि है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? कोई भी सिंबल जिस पे सिंगल कोट्स लगा हुआ हो, जैसे कि ए, इस पे सिंगल कोट्स लगा हुआ है। फिर आता है कैपिटल बी, इस पे भी सिंगल कोट्स लगा हुआ है। फिर आता है एक स्पेशल सिंबल, प्लस का सिंबल, इस पे भी सिंगल कोट्स लगा हुआ है। फिर आता है स्पेस, वाइट स्पेस, इस पे भी सिंगल कोट्स लगा हुआ है। तो कोई भी सिंबल, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी बहुत तरह के सिंबल होते हैं। ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स है, और उसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो सब कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। स्पेस भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया ये वाइट स्पेस के बारे में, ये वाइट स्पेस इनक्लोज्ड है सिंगल कोट से, तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो आपने केवल सिंगल कोट्स लगाया हुआ है और बीच में स्पेस है, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। सिंगल कोट्स से इनक्लोज में फिर आता है 2। कोई भी डिजिट इसी तरह से सिंगल कोट्स में अगर लिख देंगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि कोट्स के अंदर आने के बाद अब वो इंटीजर नहीं है, अब वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है -3। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? आप एक मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करिए और सोच के बताइए कि क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की शर्त है कि कोट्स के अंदर केवल एक ही सिंबल होना चाहिए। अब -3 में माइनस एक सिंबल है और 3 एक सिंबल है, इसीलिए वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। फिर देखिए 3.4 सिंगल कोट्स के अंदर, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। भले ही इसमें सिंगल कोट्स लगा है, पर इसमें सिंबल एक से ज़्यादा है। अगर हमने किसी का नाम सिंगल कोट्स में लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा आयुष, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा कैरेक्टर आ रहे हैं। तो चलिए, हमने समझ लिया इंटीजर, रियल और कैरेक्टर क्या होते हैं। तो चले अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका मोबाइल नंबर, ये कैसा कांस्टेंट है? यस, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। और मोबाइल में जो बैलेंस है वो कैसा कांस्टेंट है? वो एक रियल कांस्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट में हो सकता है। मे बी 100.5 रुपीज़, मे बी 150.4 रुपीज़, कुछ भी, वो पॉइंट में भी हो सकता है। तो वो रियल कांस्टेंट है। अब आपके शहर का नाम बैंगलोर, ये कैसा कांस्टेंट है? क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये रियल है? नहीं। ये तो नंबर है ही नहीं। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर तो सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक सिंबल होता है।
किसी भी शहर के नाम में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर कांस्टेंट को मिलाकर एक इंफॉर्मेशन बनी है बैंगलोर, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इसको हम जनरली डबल कोट्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, आप यहां पर देख सकते हैं। तो हमने समझा स्ट्रिंग कई सारे कैरेक्टर को मिलकर बन रहा है। स्ट्रिंग सेकेंडरी कांस्टेंट की लिस्ट में है, जिसका मतलब है आप यहां पर देख रहे हैं स्ट्रिंग हमने सेकेंडरी कांस्टेंट के लिस्ट में रखा हुआ है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो प्राइमरी कांस्टेंट की सहायता से बनते हैं। तो स्ट्रिंग भी तो कैरेक्टर को मिलाकर बन रहा है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है कि सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी कांस्टेंट पढ़ने से पहले हमें प्राइमरी कांस्टेंट अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस मेमोरी के बारे में, जहां हम समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। पर इससे पहले देखते हैं, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसे रैम में कुछ मेमोरी मिलती है। यह है हमारा रैम, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिली। प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है, अगर 16 बिट आर्किटेक्चर की बात करें तो 64 किलोबाइट्स मेमोरी मिली है। हमारे प्रोग्राम को दो खास वजह से मेमोरी मिलती है, एक इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए और दूसरी डेटा को रखने के लिए। इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए जो मेमोरी मिली है उसमें हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएंगे। बाकी की जगह में डेटा रखा जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम के दो अहम हिस्से होते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक कमांड, एक निर्देश। जैसे 2 नंबर को हम ऐड करने के लिए कहते हैं, ऐड करो, एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन ऐड किसको करो? डेटा तो चाहिए। तो जब तक डेटा ही नहीं होगा ऐड करेंगे कैसे? इसीलिए प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन डेटा को यूज करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेटा की भी जरूरत हर प्रोग्राम में होगी। तो ये दो अहम हिस्से होते हैं। अब डेटा कहाँ रखा होगा? तो डेटा भी इसी मेमोरी के अंदर रखा हुआ होगा। इस मेमोरी में बहुत सारी जगह है। हमारे डेटा रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हमें अपने प्रोग्राम में एक खास लाइन लिखकर कंपाइलर को यह बताना होता है कि हमें कितनी जगह की ज़रूरत होगी डेटा रखने के लिए। तो आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि कितने डेटा को हैंडल करना है। जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको 2 नंबर को हैंडल करना है और उसका एक रिजल्ट आएगा, उसको हैंडल करना है। तो कुल मिलाकर 3 मेमोरी में जगह चाहिए हमें, जहाँ पे हम इन डेटा को रखेंगे। तो आप मेमोरी में जगह रिजर्व कराते हैं। ये रिजर्वेशन कराने के लिए आप सब अपने प्रोग्राम में एक खास लाइन लिखते हैं जिसमें कंपाइलर को पता चलता है कि आपको कितने जगह की ज़रूरत है और आप उतनी जगह मांगते हो जितने में डेटा आपको स्टोर करना है। स्टोर करना है तब तक जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। तो जो मेमोरी में जगह है इसको पहचान के लिए नाम दिया जाता है और आप ये नाम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसा इन लोकेटर्स का नाम दिया गया है ए, बी और सी, तो ए, बी, सी ही वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इस हिसाब से वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? देखिए, फिजिक्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये बात तो यहाँ पर भी लागू होगी, लेकिन थोड़ा फिजिकली हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। तो मेमोरी में उस जगह को नाम दिया हुआ है जहां पर हमने डेटा को स्टोर करके रखने वाले हैं। वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेसिकली वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर आवर डेटा। अब ये वेरिएबल के नाम क्या रखे, इसके कुछ नियम होंगे। वो नियम क्या है? वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। सबसे पहले वेरिएबल के नाम में आप अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पर कई स्टूडेंट इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वो सोचते हैं सी लैंग्वेज में सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है। आप अगर कोई चीज स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे आपने किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल ए रखा या कैपिटल ए रखा, वेरिएबल का नाम आप चाहे जो भी रखें, पर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल उसमें नहीं होना चाहिए। अ वैलिड वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट। और पहला लेटर वेरिएबल के नाम का पहला लेटर, पहला सिंबल कभी भी डिजिट नहीं होगा। वो अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, लेकिन पहला लेटर, पहला सिंबल कभी भी डिजिट नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग कीवर्ड्स की।
तो व्हाट इज आइडेंटिफायर? स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। आपके प्रोग्राम की वो सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। एक प्रोग्राम में बहुत सारी लाइंस होती हैं, हर लाइन में बहुत सारे शब्द होते हैं, हर शब्द एक आइडेंटिफायर है। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को पढ़कर ट्रांसलेट करेगा और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम का हर एक शब्द समझ में आना चाहिए, तभी वो उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। अगर कुछ शब्द हमने ऐसे इस्तेमाल करे हैं जैसे वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल का नाम तो हम ही डिसाइड करेंगे कि किसी मेमोरी लोकेशन का नाम क्या रखना है। जैसे हमने रख दिया ए, अब प्रोग्राम में अगर हमने ए लिखा, ए यूज़ किया, तो कंपाइलर को नहीं मालूम है, इसलिए वो एरर देगा। यानी कंपाइलर आपके प्रोग्राम में लिखे हर शब्द को अगर नहीं जानेगा तो उसे कंपाइल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप हर शब्द का अर्थ खुद बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ आपको कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है, पहले से मालूम होता है। ऐसे शब्दों को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स को ही हम प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड हैं। मैं बात कर रहा हूँ 16 बिट आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पर 32 कीवर्ड एनसी स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे हमें इनका अर्थ समझ में आने लग जाएगा। और अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ पहले से डिसाइडेड है। आप इन शब्द का इस्तेमाल वेरिएबल नेम के रूप में नहीं कर सकते हैं। ये सारे शब्द स्मॉल लेटर्स में हैं। ये रहे कीवर्ड्स और इनका कुछ अर्थ है, इसलिए जब भी आप अपने प्रोग्राम में इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखें। अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कंपाइलर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये सेशन, हमारी ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक नए टॉपिक के साथ लेकर के आएंगे, जहां पे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।